Good morning. How are you all? Morning, ma'am. We are fine, ma'am. Okay, so I welcome you all in today's webinar. As you all know that this webinar is related to your mathematics, and our maths faculty is there to share their views with you all. So first of all, let me introduce our maths faculty at RKIS. Mr. Sanjay Kumar, Ms. Kiran, and Mr. Balvinder Kumar. And they are here with you today, and they will share very useful things with you all that will be very fruitful for your future. So without delaying, I call Mr. Sanjay Kumar to continue with you. Sir, please. Thank you, ma'am. Good morning, dear students. Good morning, teachers also. As we know, जो हमारा मैथ्स डिपार्टमेंट है आज आपके लिए कुछ चीजें लेके आया है कि सीबीएसई एग्जाम में मैथ्स किस तरह से रोल प्ले करता है और बहुत सारे बच्चों के लिए मैथ जिसको बोले टफ होता है, बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, तो वहीं कुछ बच्चों के लिए मैथ्स ऐसे होता है चुटकी बजाने के बराबर। तो बहुत सारे बच्चे जो मैथ से डरते हैं उनके लिए ये वाला हमारा वेबिनार जो है बहुत अच्छा होने वाला, फ्रूटफुल होने वाला है। तो आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सीबीएसई एग्जामिनेशंस में मैथ्स का क्या रोल है और मैथ्स को इसमें किस तरह से अच्छा करा जा सकता है, और मैथ्स में अगर परफॉर्मेंस खराब होती है तो क्यों होती है, कि मैथ इजी है डिफिकल्ट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जो रिजल्ट है मैथ्स जो है बहुत सारे बच्चों के लिए इजी भी होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए टफ भी होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका मैथ्स कैसा है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, तो उसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरह से मैथ्स इजी है कि डिफिकल्ट है। तो उसी चीज से बचने के लिए मैथ्स टफ क्यों हो जाता है, मैथ इजी कैसे हो जाता है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट्स हाउ मेनी 26, हिंदी में मोर देन 50 अल्फाबेट्स हैं, उसके साथ उनका ग्रामर देख लो, ग्रामर के अलग अलग रूल्स हैं हिंदी इंग्लिश। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसके जो मैथ्स में डिजिट हैं 0 to 9 और उसमें मेन 5 साइंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और थोड़े से ब्रैकेट्स होते हैं। तो इन्हीं ब्रैकेट्स का, इन्हीं प्लस माइनस का, इन्हीं जो डिजिट्स हैं 10 डिजिट 0 to 9, इन्हीं को सिस्टमेटिकल ऑर्डर में करके हमारा जो है वो मैथ चलता है। इसमें मेरे पास जो डाटा है आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, दिस वन, ये है रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट, कि अगर हमारे पास किसी भी क्लास का रिजल्ट निकलता है तो उस रिजल्ट में आप देखेंगे कि आपके पास 86% लिखा है, 99%, 33, 68, 52, 100 लाइक दैट। तो ये जो परसेंटेज है, ये इस डाटा को अगर मैं मान के चलूं, ये जो रिजल्ट है 30 स्टूडेंट्स का डाटा है किसी क्लास का। ओके, तो यही डाटा हमारे पास सभी स्कूलों में मिलेगा, मैक्सिमम क्लासेस में ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट 33% भी होगा, बहुत सारे बच्चों का 39, बहुत सारे बच्चों का 52, तो बहुत सारे बच्चों का 95% भी होगा, कुछ बच्चों का 100% भी होगा। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से हमारे पास अगर देखेंगे तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा हाउ A1 ग्रेड ऑफ पर्टिकुलर क्लास चेंजेस फ्रॉम 100% स्टूडेंट टू 10% स्टूडेंट्स। इट मींस अब यहाँ जो डाटा आपके पास आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ये स्कूल का डाटा है, जैसे भी एक स्कूल का नहीं है, सभी स्कूलों का डाटा यहाँ से मैंने थोड़ा सा कंपाइल करा है। अगर हम बात करें कि क्या सारे स्टूडेंट जो है वो डू ऑल स्टूडेंट वर्क हार्ड राइट फ्रॉम फर्स्ट टू 10th क्लास, इसका आंसर रहेगा नो। अगर यस, अगर बोले कि सारे बच्चे मेहनत करते हैं, तो फिर जो परसेंटेज है A1 ग्रेड वालों की, नर्सरी में केजी में 100% स्टूडेंट, उसके बाद ये परसेंटेज कम होती होती 10 से 20% स्टूडेंट रह जाते हैं जिनके जो मार्क्स होते हैं वो A1 ग्रेड में आते हैं। ठीक है, तो इसका पीछे हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं कि जो भी मार्क्स हैं, तो ये मार्क्स आते हैं आपके रेगुलर क्लास वर्क के। जिसने रेगुलर क्लास वर्क किया, रेगुलर होमवर्क किया,
रेगुलर रिवीजन किया, उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100, मोर देन 90 मींस A1 ग्रेड। जिसने थोड़ी थोड़ी लापरवाही करी, उसके मार्क्स डेली एक एक मार्क्स कटता, मार्क्स नहीं कटे तो इट मींस आपके मार्क्स कितने होंगे, 100%। ठीक है, तो उसके बाद जो मैंने आपको शुरू में एक स्क्रीन दिखाई थी कि जो रिजल्ट आता है बच्चों का, वो आता है जितने भी परसेंट आते हैं मार्क्स, 33% आते हैं, 45% आते हैं, 52, 70 और 80%, 90, 100%। तो उसके मैंने ना 3 ग्रुप्स बना रखे हैं बच्चों के लिए। इट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि जो 3 ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं, उसमें देखो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जिनके 33% से लेके 45% तक मार्क्स होते हैं, उसको मैंने ग्रुप 1 में रखा है। तो उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसमें 45 से ज्यादा 75% तक जो स्टूडेंट्स हैं मार्क्स लेने वाले, वो मैंने उस ग्रुप सेकंड में रखे हैं। और ग्रुप 3 में वो बच्चे रखे हैं जिनके 75 से ज्यादा मार्क्स आते हैं। परसेंट की बात करो, 75% से लेकर, स्कूल में बताया गया है कि जहां 16 लिखा है, क्योंकि फर्स्ट 16 विल बी कंसीडर्ड, वही चेक करे जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपने कौन से 16 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी। और टर्म 1 आपका इसी तरह से रहेगा। टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, जैसे आज तक होता है, तो उसमें तो आप कंफर्टेबल हैं ही कि आपको क्वेश्चन लिखने। और टर्म 1 में मैथ्स में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हैं, एमसीक्यूज हैं। अब वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तब भी उसका 1 नंबर का आपको वहां मार्क्स मिलना है, 1 ही मार्क्स मिलना है। अगर आपने सही कैलकुलेशन करी तो ठीक, सही आंसर आ गया तो 3 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर गलत आया तो 0। अगर आधा क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन सही है, सपोज आपने लास्ट मोमेंट पे आंसर में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और आपने गलत आंसर टिक कर दिया, तो सारी कैलकुलेशन आपकी बेकार हो गई। तो एमसीक्यूज में आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपने जो कैलकुलेशन करी उसको बिल्कुल सीरियसली करा, और उसमें कोई भी गलती होगी तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव में क्या होता, अगर आपका लास्ट स्टेप गलत है तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 या 2 आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली 0। तो ये चीजें हैं कि आपको टर्म 1 की, जैसे आपकी प्री बोर्ड की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इससे आपको टर्म 1 में बेनिफिट होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको किस किस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है। जैसे आपको बोला, ये एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे पास सभी स्टूडेंट्स 100% में नहीं आते। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एज पर मी ग्रुप 1 में 33% से लेके 45 तक रखे हैं, फिर 45 से अबव 75% तक ग्रुप 2 में रखे हैं, और ग्रुप 3 में 75 से लेके 100% तक जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें मैंने रखे हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, सभी बच्चों को बोलूं कि बेटा आप ये सारी चीजें करो, 15 आउट ऑफ 15 चैप्टर आप सारे बच्चे रिवाइज करो और आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल। और मैं बोल रही हूँ पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन उस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर किसी ने 100% मार्क्स लेने हैं तो उसको पूरे सब्जेक्ट मैटर जो भी उनकी वेटेज है वो उनको पूरा आना चाहिए। अगर पूरा आएगा, उसकी वो प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो उनके फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन हर एक बच्चा जो है वो फुल सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकता, जहां तक ऐसा होता है। लेकिन यू कैन चेंज दिस स्टेटमेंट कि सर मैंने आज तक पूरा नहीं रिवाइज करा, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा। ओके, तो अगर किसी बच्चे के 33 और 40% के आसपास मार्क्स होते हैं, वो डायरेक्टली 100 ऐसे तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो चैलेंज लेता है कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली अगर वो 100% तक नहीं पहुंचेगा तो A1 ग्रेड तक तो पक्का पहुंचेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ऐसे तो आप सारा रिवाइज कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना सब बच्चों के बस की बात नहीं है। तो उसके लिए ना कमिटमेंट करनी पड़ती है। और जैसे कल भी आपको सर बता रहे थे कि इसमें हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसको सिर्फ 1 या 2 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर से भूल जाते। तो वही इन बच्चों के साथ होता जो 33% से लेकर 75% तक स्कोर करते हैं, उन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। वो थोड़ा सा पढ़ते, कभी छोड़ देते, कभी पढ़ते, कभी छोड़ देते, तो उनके मार्क्स फिर इसी रेंज में आते। अगर जैसे कुछ पेरेंट्स से भी बात होती है कि हमारा बच्चा लापरवाह है, तो हम उससे कभी डिस्कस करते हैं कि अगर इसने लापरवाही में ही 70% ले लिए तो थोड़ा सा और पढ़ जाता तो कितना अच्छा करता। तो ये चीजें बेटा एग्जाम के बाद पता लगती हैं, रिजल्ट आने के बाद पता लगती हैं कि काश मैंने वो चीज थोड़ा सा और पढ़ ली होती।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडीज में ज्यादा मैटर करती हैं, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, तो आपने इसके साथ प्रेपरेशन करनी है। अब मैं ग्रुप 1 की बात करता हूँ। ग्रुप 1 के लिए जैसे सपोज हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं, तो ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स के लिए 15 आउट ऑफ 15 रिवाइज करना, ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, 33 से 45% मार्क्स लेने वाले के लिए। उसके लिए बेटा 15 चैप्टर समझ पाना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें कि उसके मार्क्स 45% से बढ़कर 60-70% तक पहुंचे। तो उसके लिए आपके लिए मैं टिप्स बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको मैथ्स चैप्टर की जो 15 चैप्टर है उसमें से सिलेक्शन करनी है। उसमें मैथमेटिकली लिखा है मैंने कि 5 + 5 + 2 मीन्स सबसे इजीएस्ट, जो भी आपको 15 चैप्टर में से सबसे इजी लगते हैं वो 5 चैप्टर्स अपने लिए सिलेक्ट कर लीजिए। और वो आपके लिए इजी है तो उनको रिवाइज करना, पढ़ना, समझना, जो भी उनमें कंसेप्ट दे रखा है उनको ईच एंड एवरी जो भी कंसेप्ट है उसको केयरफुली स्टडी करो। ठीक है, तो जब आप 5 सबसे इजी आने वाले चैप्टर्स हैं और ये आपका 30% वेटेज बनती है पूरे सिलेबस की, तो जिसको 30% की वेटेज बहुत इजी, मतलब उसमें से कुछ भी आप एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, अगर वो आप रिवाइज कर लेंगे तो सबसे पहले आपके 30% मार्क्स तो वहां से हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 5 जो है वो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स एवरेज चैप्टर, जो आपके लिए बहुत टफ तो नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। तो उन चैप्टर्स को आप क्या करिए, उन चैप्टर्स में से मैक्सिमम जो कंसेप्ट है उनको रिवाइज करिए, उन चैप्टर के ऊपर स्ट्रेस करिए। तो 5 + 5 ये हो गए 10 चैप्टर्स। जब आप 10 चैप्टर्स आपको आते होंगे तो डेफिनेटली आपका 60-70% या 65%, 66% सिलेबस उसमें कवर हो गया। तो उसमें से आपके मार्क्स आएंगे, वेटेज हमारे पास पूरी होती है कि इस चैप्टर से ये मार्क्स आएंगे। तो उसके बाद 5 + 5 + 2 में आता है कि सिलेक्ट 2 मोर चैप्टर जो आपके लिए टफ हैं, जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको भी आप सारा नहीं पढ़े, उसमें से कुछ कंसेप्ट आप रिवाइज कर लें कि जो आप अपने माइंड में कर सकें, उससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा, तो डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट 5 एंड नेक्स्ट 5 जो 10 हो गए ना चैप्टर्स, वो तो आपने करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, 15 में से 12 हो गए ना, ये नेक्स्ट 2 चैप्टर जो हैं उनमें से भी कुछ आपको पढ़ना है कि उसमें से कुछ सब्जेक्ट, कुछ कंसेप्ट जो है वो आप क्लियर करेंगे, ताकि आपके लिए एग्जाम में 12 चैप्टर तो आप रिवाइज कर सकते हैं। यू कैन लीव 2-3 चैप्टर्स, कि अगर आपका टारगेट 100% का नहीं है तो आप 2-3 चैप्टर छोड़ देंगे। तो अगर आप 12 चैप्टर भी पढ़ेंगे एज पर वेटेज, तो आपके 70% मार्क्स कहीं नहीं जाते। ठीक है, अगर जो 2-3 चैप्टर छोड़े उसमें से हो सके तो एक कंसेप्ट आप उस चैप्टर से ऐसे पढ़ लो जो आपको एग्जाम में हो सकता है कभी काम आ जाए। ठीक है, तो ग्रुप 1 की मैं बात कर रहा था, उसमें हमारे पास जो मैंने रखा वो 5 + 5 + 2 रखा था। अब ग्रुप 2 की बात करता हूँ, जिनके मार्क्स 75% से कभी नीचे कभी ऊपर इसके आसपास आते रहते, उसमें 6 + 6 + 2 रखा है उनके लिए कि 6 इजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि आपको ज्यादा परसेंटेज है तो आपके लिए 6 और 6 12 चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इजीएस्ट चैप्टर हो गए। उसी तरह से फिर जो नेक्स्ट एवरेज चैप्टर है 6 आपके लिए, उनमें से भी आपने रिवाइज करना है ज्यादा टाइम लगा के, तो 12 चैप्टर आपको अच्छे से आएंगे, तो उसमें से डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। और सिलेक्ट 2 मोर चैप्टर्स इन विच यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो 2 ऐसे चैप्टर जो आपको टफ लगते हैं उसमें से भी कुछ कंसेप्ट पढ़िए। अगर आपने एक चैप्टर छोड़ना तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 100% लेना चाहेंगे तब तो नहीं छोड़ना है, लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हो, चाहे आपकी 80% तक आ जाए, तो आप एक चैप्टर छोड़ देंगे एज पर वेटेज। तो जो आप 12-14 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो उनको अच्छे से कर लीजिए। अगर आप सारे कर लें तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट इज अप टू यू। तो इस तरह से अगर आप अपने लिए बेस्ट 6 चैप्टर, फिर नेक्स्ट 6 चैप्टर जो एवरेज हैं उस तरह से रिवाइज करेंगे, और 2 थोड़े से हार्ड चैप्टर में से कुछ कंसेप्ट लेंगे, तो आपके लिए 60-70% मार्क्स लाना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अब ग्रुप 3 की बात करता हूँ, इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, यू हैव टू रिवाइज फुल सिलेबस, ऑल जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। तो ये जो है बी इन टच विद योर सब्जेक्ट टीचर, तो ये तो सभी के लिए चलेगा, लेकिन A1 ग्रेड में आने वाले स्टूडेंट जो है वो हमेशा बच्चों टीचर के टच में रहते, कुछ ही बच्चे टीचर से पूछते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एग्जाम से किसको डर लगता है, तो एग्जाम से उसको डर लगता है जिसको सिलेबस का नहीं पता, जिसको अपने पेपर पैटर्न का नहीं पता, जिसको मार्क्स वेटेज का नहीं पता, उसको एग्जाम से डर लगता है। जो बच्चा टाइम टेबल नहीं बनाता, टाइम उसको फॉलो नहीं करता, उसको एग्जाम से डर लगता है। और जो डायग्राम है बनाना जरूरी होता, कुछ बच्चे बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते और गलत हो जाता। तो डायग्राम में कई बार हमें होता है कि जो एंगल्स हैं हमारे, कई बार अननोन चीजें लिखी होती हैं, उसमें हम
एंगल 1 2 3 एक्स वाई जेड उनको जरूर वहां लेबल करें डायग्राम में, तभी क्वेश्चन क्लियर होता। और एग्जैक्ट रीजन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट रीजन है क्वेश्चन का वो हमें पता होना चाहिए कि उसमें किस तरह से है, उसके लिए पीछे क्या कंसेप्ट काम कर रहा है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स। आप सारे बच्चे बहुत मेहनत करेंगे और अपने टीचर्स से टच में रहेंगे कि हमें इस चीज में प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir, for your wonderful presentation here. And I hope that students, your talks will reduce the fear of students of math. I think most of the students, they have fear about maths. And let me take quick survey that students will raise their hands who have the fear of math. जो डरते हैं मैथ से कि हमें जो है वो मैथ नहीं आता है और सोचते हैं कि ये आखिरकार मैथ जो है वो किसने बनाया है। जल्दी से रेज करेंगे हैंड फटाफट। नो वन। यहाँ ना डरने वाले स्टूडेंट्स आए भी नहीं होंगे। हाँ, आई वाज थिंकिंग दैट कि जो भी बच्चे हैं तो आई थिंक वही उन्हीं ने ज्वाइन किए आज जिनको मैथ से डर नहीं लगता है ना। सो इट्स वेरी गुड कि आई अप्रिशिएट योर दिस ज्वाइनिंग देयर टुडे कि आपको मैथ से डर नहीं लगता है। सो बेटा जैसा संजय सर ने कहा कि मैथ्स जो है इट्स नॉट अबाउट फियर, राइट, इट्स द गेम ऑफ नंबर्स, है ना। सो आई कॉल मिस्टर बलविंदर कुमार विद हिज प्रेजेंटेशन ऑफ टुडे। बलविंदर सर, यू कैन कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा है, संजय सर ने आपको बताया सीबीएसई के बारे में, 9th 10th की प्रेपरेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो मैं स्टार्ट करूंगा जेई से। जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको सुनते ही एग्ज़ाम में डर, पता नहीं कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। अगर आपने लिमिट कर ली ना तभी आप आगे जाओगे कॉन्टिन्यूटी में, बिकॉज लिमिट ऐसा चैप्टर है, लिमिट करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। अगर मान लो लिमिट नहीं हुई, आपकी बेस नहीं बना या यही नहीं पता है लिमिट, आप क्रैमिंग कर रहे हो, करते हैं बच्चे क्रैमिंग, याद कर लिया फॉर्मूला है ना, लगा दिया वो, बट ये नहीं पता है कि वहां पे वही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, मीन्स हाउ एंड व्हाई, ये चीज जाननी है आप लोगों ने। उसी के अंदर आपका आएगा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये ऐसे चैप्टर है खासकर कैलकुलस जिसके लिए स्टूडेंट्स को ग्राफ की नॉलेज होना काफी नेसेसरी है। जब तक ग्राफ नहीं बने, आपके नहीं क्लियर है, जैसे मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द ग्राफ फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ये चीजें मेन है और ये चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है। जब ना आप ग्राफिकली ट्राई करोगे अंडरस्टैंड करने की, तो ना जो रेंज और डोमेन आप वहां पे फंस जाते हो निकालते वक्त, जब ग्राफ बन गया ना तो ग्राफ पे आपको साफ दिखेगा कहाँ डोमेन है कहाँ पे रेंज है। वहां क्या होगी आपको इंटीग्रेशन, तो दो टाइप की है, एक इनडेफिनेट, दूसरा डेफिनेट। देन एरिया अंडर कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये सब ऐसे होंगे जब आपका डेरिवेटिव है क्लियर। तो नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 10, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम चीज यहाँ भी है, अगर आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अच्छे से हो चुका है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को भी इजीली हैंडल कर सकते हो। ऐसा चैप्टर है कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, वो आएगा एप्लीकेशन के ऊपर।
और एप्लीकेशन उसी की स्ट्रॉन्ग होगी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई कैसे करना है, तो वहां क्वेश्चन बनेंगे इस तरह के। तो नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 11 is very important, especially for class 11 student. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोगों ने 9th से 10th में 11th में होता है, बट ये नहीं पता मीनिंग क्या है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो टाइप की होगी। एक होगी 2D मीन्स 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आप क्लास 9th और 10th में कर चुके होते हैं 11th वाले बच्चे। जब आप जाएंगे 11th में तो वहां क्या मिलेगा आपको, एक तो 2D साथ में 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब ऐसा चैप्टर है, इसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से क्वेश्चन बन जाए इस चैप्टर के लिए। इसको आप एक्स्ट्रा बुक से करोगे तो बेटर होगा। एक्स्ट्रा बुक कौन सी करनी है बोलो, मेन वो भी चीज़ है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुक्स है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करो वहाँ भी एक मतलब टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुक्स आएंगी। जैसे मैं बोलूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे फर्स्ट बुक आएगी फॉर्नऑथर। वेक्टर को आप लोग फिजिक्स में भी करे होते हैं, देन मैथ में भी है। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बैठ है, आएगा मतलब 1 क्वेश्चन तो बैठ है, बढ़ सकते हैं बट 1 से कम नहीं होगा। तो इसकी आप कमांड इजीली कर सकते हो, बिकॉज फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है। अब वेक्टर के लिए बुक्स कौन सी लेनी है, मेन चीज़, अगर आप वेक्टर को RD शर्मा से करोगे तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी प्लस क्वेश्चनिंग काफ़ी ज़्यादा है। आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से ही बनेगा। सेम चीज़ यहाँ भी एनसीईआरटी में कम है, ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट यूनिट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जो स्टैट वाला पार्ट है। स्टैट में जो ये क्वेश्चन बनेगा वो काफ़ी सिंपल आएगा। उसके लिए आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो या फिर RD, ये आपकी अपनी चॉइस है। एनसीईआरटी करोगे तभी कोई इशू नहीं है, बट अच्छे से करना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा और काफ़ी सिंपल आएगा, वो टफ नहीं होगा, वो आप आराम से टैकल कर सकते हो। क्लियर। साथ में है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, 11th में भी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का और 12th में भी है। यहाँ ध्यान से करना है, बट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, बनता है मोस्टली, क्योंकि 11th तो बेस है, वहाँ इतना हाई नहीं है। तो मेन क्या है, क्लास +2, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर के लिए। क्लियर। तो आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है सबसे लास्ट चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। ऐसा चैप्टर है जिसको मोस्टली बच्चे इग्नोर करते हैं, और CBSE ने भी करा है कई बार, इस बार भी करा हुआ है, पिछली बार भी। रिमूव कर दिया इसको, निकाल दो सिलेबस से। बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो भी एनसीईआरटी में से, काफ़ी इजी। ओके, इसको आपने स्किप नहीं करना है, करना पड़ेगा, फ्री के नंबर है। रीजनिंग वाला चैप्टर है, काफ़ी इजी है, नॉट डिफिकल्ट।
अब लास्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 10 से स्टार्ट होता है और जब तक आप ना मैथ करोगे चलेगा साथ साथ ही, चाहे आप बीएससी करो, चाहे करो बीटेक, चाहे एमएससी करो, ये चलेगा ट्रिग्नोमेट्री। ये है वहां पे 20 एमसीक्यू, ठीक है। एंड जो सेक्शन बी है वहां पे है 10 न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन, वहां से आपने सिर्फ 5 करने हैं, तो कुल हुए 25 क्वेश्चन। क्लियर? 25 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका है कैलकुलस। कैलकुलस को आप छोड़ोगे क्लास +2 के लिए, बिकॉज यहाँ पे 11th का सिर्फ एक चैप्टर है, डेट इज लिमिट। अगर अच्छा करना है तो आपको कैलकुलस +2 में ही करना होगा, क्योंकि तभी यहाँ क्लियरिटी बनेगी। पहले एनसीईआरटी करनी पड़ेगी ना अच्छे से, तभी चलेगा पता कि व्हाट इज कैलकुलस, उसमें क्या क्या टॉपिक है। ओके, तो ये जो बुक है ना सेकंड वाली, इसे मैं प्रेफर करूँगा सिर्फ क्लास जब आप +2 में हो जाओगे तब करना इसे। तो नेक्स्ट आपकी है बेटा थर्ड बुक है, डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम भी। तो इसमें तो क्या है, सारा ही सिलेबस किसका है, 11th का। इसमें है क्या क्या है, इसमें होगा स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, देन कॉनिक सेक्शन। छोटी सी बुक है, सिंगेज पब्लिकेशन है, राइटर है जी तिवानी, और एक आती है अरिहंत की, उसका आपका राइटर है एस.के. गोयल, पब्लिकेशन है अरिहंत। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अब लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में कि हमारे पास जो है NITs वो है कितनी है, पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि हम जो एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, जब हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे अच्छे रैंक से, तो उसके बाद जो NITs है वो कितनी है, IITs कितनी है पूरे इंडिया में, तो आप नोट करें पूरे इंडिया में 31 NITs है। 31 काफ़ी अच्छा नंबर है, जिसमें से एक NIT हमारे हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ओके, देन है 23 IITs, 23, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, Balwinder sir. Thank you, sir. You have clarified a lot of things about JEE exam and about the books also in very detail. After that, I invite Kiran ma'am to continue the presentation. Kiran ma'am. Yes, good morning everyone. My screen is visible to all. Yes, so students, as you all know that today we are discussing that how we can prepare for CBSE exams, right? For this is for all 9th to 12th students, right? So सबसे पहले तो जब हम मैथ्स के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है मैथ्स से रिलेटेड, कि मैथ्स जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, राइट? सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इजी है या डिफिकल्ट है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। जैसे आप इसको लेके चलोगे ये आपको वैसे ही लगेगा। मैंने क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर आप लोगों के माइंड में पहले ही ये चीज़ है कि ये डिफिकल्ट है तो आप लोग क्या करोगे, इसको टाइम कम दोगे, और जहाँ टाइम कम दिया मैथ्स वहाँ अपने आप ही डिफिकल्ट होता जाएगा। जितना आप इस सब्जेक्ट को टाइम दोगे ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए उतना ही ईजी होगा। So it totally depends on how you think about maths. तो easy पता है कि हम maths को prepare कैसे करें, कैसे सीखें, how to learn mathematics.
So very famous quote is there that only way to learn mathematics is to do mathematics. Ask questions लिखा है, that means आपको क्वेश्चन पूछने हैं. कैसे क्वेश्चन पूछने हैं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लास में आपके टीचर ने पढ़ाया है, आपका कोई भी डाउट रहता है ड्यूरिंग द क्लास और उस टाइम पे जब आप रिवाइज कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है आपको वो पूछना है, वो डाउट क्लियर करना है. कभी भी ये नहीं करना है कि उस चीज को हम स्किप कर देते हैं, ये चीज समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं. वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी. कोई भी डाउट है आपका, उस डाउट को पहले क्लियर करो, तभी आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक क्लियर होगा. अदरवाइज ये डाउट्स इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि फिर वही चीज कि मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. राइट. एंड वन मोर थिंग, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. एक भी दिन आपका ऐसा ना हो जिस दिन आप मैथ्स की प्रैक्टिस ना करो, अपने क्वेश्चंस को रिवाइज ना करो, उनको लिख के ना देखो. और प्रैक्टिस का मतलब या रिवाइज का मतलब मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस है. जितनी आप रिटन प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ही डाउट्स क्लियर होंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ask yourself that how familiar you are with the following basic topics. ये 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th है, 12th है, आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. आप लोग अपने आप से एक बार पूछ के देखो, जब भी आप मैथ्स कर रहे हो उससे पहले क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर हैं. और अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो अभी तक क्लियर नहीं है, तो भी आप लोगों के पास टाइम है. आप अभी भी उसको टाइम देके अभी भी क्लियर कर सकते हो. फर्स्ट थिंग, टेबल आपको पता है, मैथ्स में कैलकुलेशन करनी है, टेबल आपको याद नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे. 1 to 9 तो 9 तक तो टेबल कंपलसरी है, उतने तो आपको आनी चाहिए. वैसे तो हम 20 तक लर्न करते हैं और 20 तक अगर हमें लर्न है तो ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है. बट 9 तक तो कंपलसरी है कि और कोई मेथड ही नहीं है फिर आपके पास अगर आपको वो टेबल लर्न है. सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए. नेक्स्ट इज नंबर्स. नंबर्स के बारे में सब कुछ है, मैथ्स नंबर से ही रिलेटेड है. अगर आपको क्लियर ही नहीं है नंबर्स कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है रियल एंड कॉम्प्लेक्स. 10th क्लास तक के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके सिलेबस में रियल नंबर्स तक है. तो आपको रियल नंबर जितने भी होते हैं हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए. राइट. नंबर्स में नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. आफ्टर दैट अगर 11th 12th की बात करूं तो वो एक डिफरेंट टाइप के नंबर्स से डील करते हैं. देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर. आप लोग 10th क्लास के बाद 11th क्लास में मैथ्स रखोगे तो उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे. बट 10th क्लास तक आपको नंबर्स के बारे में, एटलीस्ट रियल नंबर्स के बारे में हर एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए. Then next point is addition, subtraction, multiplication, division of all types of numbers. अब मैं addition की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 + 5 आता है, बस addition यही है. जितने भी टाइप के नंबर्स हैं उन सबको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इंक्लूडिंग फ्रैक्शन नंबर्स. राइट. मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्रैक्शन वाले नंबर्स में प्लस माइनस करने में अभी तक प्रॉब्लम हो रही है. 10th क्लास में वो हैं, इवन 12th क्लास में भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है. तो अपनी इन बेसिक चीजों को क्लियर करो सबसे पहले. तो सिंपल से कोई भी नंबर, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने बुक खोल ली आप तभी रिवाइज कर सकते हो. आप ये बोल दो कि हम बाहर हैं इस टाइम रिवाइज नहीं कर सकते. आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स लेके देखो, उनको प्लस माइनस करो, रैशनल नंबर्स ले लो, इररेशनल नंबर्स ले लो. ये सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए. उनको हम कैसे प्लस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर बच्चे के क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ये टर्म एक्चुअल में 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होती है, बट पॉलिनोमियल के बारे में हम पहले से पढ़ रहे होते हैं. हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं. राइट. 9th क्लास से हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट होती हैं, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट होती हैं. तो जितनी भी टाइप की पॉलिनोमियल्स हैं सबसे पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. उसके बाद आता है मेथड्स, कैसे हम उनके रूट्स को, कैसे हम उनकी जीरोस को, सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं. वो आप 9th क्लास से स्टार्ट कर लेते हो. और 9th क्लास के बच्चे यहाँ पे हैं तो उन बच्चों को भी मैं बोलना चाहूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 10th क्लास में सेम चीज चलेगी, 11th क्लास में, 12th क्लास में, हर जगह यही मेथड यूज होने वाले हैं. सो 9th में ये टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो इन चीजों को अच्छे से क्लियर करो. कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको वहीं पे क्लियर करो, क्योंकि जितने डाउट्स होते जाएंगे अगेन प्रॉब्लम उतनी आपकी बढ़ती जाएगी. राइट. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अभी सर ने भी आपको बताया, अगर आप लोगों ने सुना होगा जेईई मेंस के बारे में सर बता रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. 9th क्लास और 10th क्लास से ये स्टार्ट हो जाती है. तो 9th में बेसिक है, उससे थोड़ा बहुत आगे एक्सटेंड करके 10th क्लास में है, फिर 11th में थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो जाती है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं. कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिया है तो उसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस पे दिया है तो वो पॉइंट क्या है,
किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, -4 है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये नाम जो है वो एक्चुअल में 10th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है, बट 10th क्लास से पहले भी आप इसके बारे में पढ़ते हो, जहां से ट्राइंगल स्टार्ट हुआ है। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हैं, वो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आगे दोबारा नहीं पढ़ाई जाएंगी। वो आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, जो आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, वो उन्हीं क्लासेस में है। सो बेटर है कि आप वहीं पे उन चीजों को क्लियर कर लें, राइट। देन लास्ट वन इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी फिगर्स हैं, आपको पता है, आपको फॉर्मूले याद करवाए जाते हैं कि इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिलेंडर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। इवन 12th क्लास में जाके 12th क्लास के बाद भी अगर हम डेली लाइफ की बात करें, वहां भी इन चीजों का यूज होता है। कोई भी शेप है आपके पास, आपको ये बोल दिया कि हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि हम एक बॉक्स के अंदर कितनी क्वांटिटी फिल कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है, वो मेंसुरेशन से ही रिलेटेड हैं। और ये बेसिक चीजें आपको 9th में पढ़ा दी जाती हैं। तो 11th 12th में ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। जो चीजें आपको 9th 10th से स्टार्ट होगी हैं, आप लोग जो पढ़ चुके हो, उन्हीं चीजों को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। सो वो बेसिक चीजें आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार इस चीज को देखना है कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। अगर नहीं है तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स। 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये है। स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स एक्चुअल में है क्या कि आप लोगों को अब ऑप्शंस मिल जाती है मैथ्स में उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। उनके लिए एक ऑप्शन है कि अब वो बेसिक मैथ्स रख सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास मैथ्स की, आपको जो इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स एक्चुअल में है क्या। सो सम पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट किए हैं। जैसे बेसिक मैथ्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा इजियर होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स। और वो स्टूडेंट जो जिन्होंने मैथ्स जो है हायर स्टैंडर्ड में नहीं रखना है वो बेसिक मैथ्स रख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स किसके लिए है, जो एक्चुअल में सीबीएसई का पैटर्न होता था एग्जाम का वही सेम है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत डिफिकल्ट कर दिया गया है। जब ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं होता था उस टाइम पे हम ये जो स्टैंडर्ड मैथ्स है इसी टाइप का पेपर देते थे। बट अब बेसिक लेवल का उन बच्चों के लिए कर लिया जिनका ये फिक्स है कि उन्होंने आगे 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ना है, वो बेसिक मैथ्स रख सकते हैं। बट वो बच्चे जिन्होंने आगे मैथ्स परस्यू करना है उनको स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर क्लियर करना है। चेंजेस क्या क्या हुए हैं, सो एक ऑप्शन मिल गया हमें बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स की, राइट। सिर्फ ये ऑप्शन आपको बोर्ड्स में मिलेगी। 9th क्लास के बच्चों के लिए ये सिर्फ एक गाइडलाइंस की तरह है कि आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, बट ये बोर्ड में स्टार्ट होगा। 9th क्लास में आपको कॉमन ही पेपर होगा, ठीक है। बोर्ड में 10th क्लास में ये चीज स्टार्ट होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब ये सारी चीजें हमने मैथ्स के बारे में डिस्कस कर ली। अब मेन जो हमारा आज का मोटो है वो है कि हम कैसे प्रिपेयर करें अपने एग्जाम के लिए या मैथ्स के लिए स्पेशली हम किस तरह से स्टार्ट करें। सो सबसे फर्स्ट थिंग आप लोगों की जो है वो है गोल सेटिंग, कि आपको अपना गोल, अपना टारगेट सेट करना है। अब टारगेट सेट, कई बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले से ये एम बना दिया है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, या इस तरह के हमने फील्ड सिलेक्ट कर लिए हैं। अब गोल सेटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप लोगों ने एक टारगेट रख दिया, सिर्फ वही गोल सेटिंग है। आप अपनी डेली की अगर मैं बात करूं, इस तरह से गोल सेट कर सकते हो कि आज मैंने इतना टॉपिक कवर करना है, आज मैंने ये चीज कवर करनी है और इतने टाइम के अंदर कवर करनी है। वो भी एक गोल है आपका जो आपको अचीव करना है। आफ्टर गोल सेटिंग नेक्स्ट चीज क्या है कि फोकस ऑन योर एम एंड ब्लर एवरीथिंग एल्स। फर्स्ट थिंग आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों ने जो गोल सेट किया है वही आपकी मेन चीज है, बाकी सारी सेकेंडरी थिंग्स हैं। डिसाइड दैट यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन। इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है कि मोस्टली पेरेंट्स जो हैं या कोई और भी हमें यही गाइड करता है कि हम सुबह उठ के पढ़ें, रात को नहीं पढ़ना चाहिए। नो डाउट जितना अच्छे से हम लोग सुबह पढ़ सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, उतना शाम को शायद नहीं पढ़ सकते, रात को। सो नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्लानिंग। चेक योर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, अपने नोट्स बनाओ। हर टीचर ये बोलता है व्हाई मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज जब हम अपने आप उन चीज़ों को लिखते हैं तो हमें पता होता है हमने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, किस फॉर्म में लिखी है। एक्चुअली अगर मैं जनरल बात करूं, आप लोग जब एक ही चीज से पढ़ते हो, अपने आपने नोट्स बनाए हैं, तो कई बार ऐसा होता है, आप लोग आई थिंक एग्री करोगे इस चीज से, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो अगर हम वो चीज भूल भी जाते हैं
तो हम माइंड में हमारे वो चीज़ रिकॉल होती है उसी टाइप में जिस तरह से हमने लिखी होती है कि उस पेज पे हमने वहाँ जैसे ये चीज़ लिखी थी और वो चीज़ वहाँ याद आ जाती है अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज किया है। इसलिए मोस्टली टीचर्स आपको बोलते हैं कि अपने नोट्स खुद बनाओ। ऐसा नहीं है कि किसी की कॉपी ली एग्जाम टाइम में और बस कॉपी कर दी वो और हो गया, या गाइड ले ली। मोस्टली बच्चे मैथ्स में यही करते हैं, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने नहीं है, सॉल्यूशन ले लिया और उसको कॉपी कर दिया। कॉपी हम लोग आपको नोट्स बनाने के लिए इसलिए नहीं बोलते हैं कि आप लोग कॉपी कर दो, बस कॉपी भरनी है। वो इसलिए होता है कि हर क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके देखो। जब आप हर क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखोगे आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, कहाँ डाउट आ रहा है। वो चीज़ तब क्लियर होगी जब आप उसको खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वन इज रिवाइज योर क्लास वर्क डेली। जितना भी आपको करवाया जाता है आप अगर उसको डेली रिवाइज करते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा ट्यूशंस की, एक्स्ट्रा कहीं जाने की कि आपको अलग से क्लासेस लेनी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये क्यों हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं जब हम अपनी क्लास में डेली उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं। आज का छोड़ दिया, थोड़ा बहुत है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है क्योंकि आप प्री बोर्ड दे चुके हो। टर्म 1 और टर्म 2 में इस बार आपके एग्जाम होंगे। अप्रॉक्स 50% सिलेबस आपका टर्म 1 में है, 50% टर्म 2 में है। नवंबर दिसंबर में आपके टर्म 1 का एग्जाम हो जाएगा, देन मार्च अप्रैल में टर्म 2 का है। टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी पे जो होंगे वो भी एमसीक्यूज बेस्ड होंगे और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पेपर पैटर्न फॉर टर्म 1। टर्म 1 के लिए जो आपका पेपर पैटर्न है वो क्या है। सो मैथ्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर आपको पता है 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए सेक्शन में आपने आप देख लिया होगा 20 एमसीक्यूज आते हैं। ये पैटर्न बिल्कुल सेम है 9th to 12th के लिए, सबके लिए बिल्कुल सेम है। 20 एमसीक्यूज आएंगे आपको, यानी 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में अगेन 20 होंगे, 16 अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि अगर मैं 9th 10th की बात करूं, 9th 10th में आपको ये जो 10 एमसीक्यूज आएंगे ये 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और अगर 11th 12th की बात करूं वहां एक क्वेश्चन केस स्टडी का है और बाकी 5 अलग से एमसीक्यूज हैं। बाकी होंगे 10 क्वेश्चन ही और आपको अटेम्प्ट एनी 8 करने हैं आउट ऑफ 10, राइट। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ये चीज देखते हैं कि नो नेगेटिव मार्किंग है तो एक माइंडसेट होता है कि सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लो। बट यहाँ स्पेशली आप लोगों को, आप टीचर्स ने भी ये चीज एक्सप्लेन की होगी कि आपको सिर्फ 16 बोला है तो आपको 16 ही करने हैं क्योंकि आपके फर्स्ट 16 क्वेश्चन ही चेक होंगे। अगर आपने फर्स्ट 16 में कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, आपने वैसे ही कर दिए तो उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका अगर गलत हो गया है तो नेक्स्ट वाले चाहे आपने सॉल्व करके भी किए हैं उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग देख के ये नहीं करना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। 16 आउट ऑफ 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन टोटल देख लो 40 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का आपको यहाँ पे आएगा। देन आफ्टर दैट क्लास 11th के लिए यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है। एक्चुअल में जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, अगर मैं बात करूँ सेट्स एंड फंक्शन की तो आप देखो टर्म 1 में भी ये यूनिट है और टर्म 2 में भी ये यूनिट है। बट टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, टर्म 2 में कौन कौन से हैं वो साथ में लिखे हैं। किस चैप्टर की कितनी वेटेज है यूनिट वाइज वो साथ में मेंशन है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये आपको सिलेबस जो सीबीएसई की तरफ से है वहाँ पे भी मेंशन है बट वहाँ साथ में चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, चैप्टर्स अलग से लिखे हैं। यहाँ मैंने साथ में मेंशन किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको 10 मार्क्स की आपकी असेसमेंट होगी जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट जो चल रहे हैं उनसे रिलेटेड मार्क्स होंगे, आपकी फाइल बनेगी उसके मार्क्स लगेंगे, राइट। सेम प्रोसीजर यहाँ 12th क्लास में फॉलो होगा, 10th में भी यही है, 9th में भी यही है। बस वहाँ पे 9th क्लास में हम लोग फाइल नहीं बनाते हैं, 10th 11th 12th के लिए यही प्रोसीजर है। टर्म 1 और टर्म 2 अगेन 12th क्लास के लिए रिलेशन एंड फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, देन थर्ड फोर्थ। 12th क्लास और 11th क्लास की अगर मैं बात करूं, 11th क्लास में आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, मतलब 11th क्लास में चैप्टर्स आपके कुछ डिलीट हो गए हैं बट यहाँ की अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, यहाँ कोई भी चैप्टर आपका सिलेबस से कट नहीं हुआ है। टॉपिक्स हैं बीच में जो कट हुए हैं बट चैप्टर आपका कोई भी कट नहीं हुआ है। 13 चैप्टर हैं तो पूरे चैप्टर्स 12th क्लास में हैं। 11th में कुछ चैप्टर्स बीच में से कट हुए हैं इस बार। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बुक्स के आपको बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है। फर्स्ट वन इज मेक ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम योर एनसीईआरटी। हर टीचर आपको यही बोल रहा है कि एनसीईआरटी का हर टॉपिक क्लियर करो, हर एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप उठा सकते हो जब आपने वो कंप्लीट कर लिया, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, आर एस अग्रवाल है, एग्जाम आइडिया है, ये सिर्फ प्रेपरेशन के लिए बुक्स हैं।
मेन चीज है आपको यहाँ पे, राइट। तो मैं कुछ एक एग्जांपल लिए हैं 12th क्लास की बुक से। जैसे यहाँ 12th क्लास की बुक में ये डिटर्मिनेंट वाला और मैट्रिक्स वाला चैप्टर है, 3rd चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 6 से ऊपर अगर आप एक लाइन देखो, उस लाइन में लिखा है कि इन जनरल ए मैट्रिक्स जो है और बी मैट्रिक्स 2 मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर m/n का है। ओनली देन A प्लस बी कैन बी डिफाइंड। दो मैट्रिक्स को आप प्लस तभी कर सकते हो अगर उनका ऑर्डर सेम है, ये इस लाइन में लिखा है। और इसी से रिलेटेड अगर मैं चेक करूं, यहाँ पे देखो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको दिया है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे दिए, उनके ऑर्डर बता दिए हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/n है और बी का जो है वो 3/5 का है। देन आपसे ऑर्डर पूछ लिया सी का, और सी का मतलब है इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। तो अभी अगर आपने वो लाइन नहीं क्लियर की है तो आप लोग यहाँ फाइंड नहीं कर पाओगे कि अब हम कैसे फाइंड करें कि दो मैट्रिक्स को प्लस करके कौन सा ऑर्डर आने वाला है। अगर आपने वो लाइन ध्यान से पढ़ी है तो उसमें क्लियरली लिखा है कि दो मैट्रिक्स अगर प्लस हो रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो उनका ऑर्डर होगा वही आंसर का ऑर्डर आएगा। दैट मीन्स 3/n और m/5 दोनों बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि ऑर्डर हमारा 3/5 का आएगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ऐसे ही अगर हम 17th क्वेश्चन यहाँ पे देखें, 17th क्वेश्चन में गिवन दैट a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको बता दिया कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -7 है। उसके बाद आपको समेशन फाइंड करने के लिए बोला है। समेशन आपको पता है सम है ai2 और ai2 वो मल्टीप्लाई में लिखा है। कैपिटल और स्मॉल आपको पता है 12th क्लास में, स्मॉल जो है वो एलिमेंट्स डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल जो है वो कोफैक्टर्स डिनोट कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स दिया होता तब तो हम रोज फाइंड कर लेते, ये एलिमेंट्स फाइंड कर लेते, उनका सम फाइंड कर लेते। यहाँ आपको नहीं दिया, यहाँ सिर्फ बताया है कि ये डिटर्मिनेंट क्या है। तो अगेन एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी है, ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है। अगर आप यहाँ पे देख सको, ये नोट दिया है लास्ट में, इससे ऊपर वाली लाइन है, देखो यहाँ पे हेंस लिखा है, डिटर्मिनेंट का साइन है। दैट डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सम ऑफ product of elements of any row or column with their corresponding cofactors। means अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनको प्लस कर देते हैं तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट आता है। यही चीज आपसे एग्जाम में पूछ ली है। एक बार फिर से चेक करो क्वेश्चन नंबर 17, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे -7 दी है, और आपसे जो पूछा है अगर आप उस समेशन को ओपन करोगे तो एक्चुअल में वो क्या है, a12 और साथ में उसी का कोफैक्टर, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा a22 और साथ में उसी का कोफैक्टर, प्लस a32 साथ में उसी का कोफैक्टर। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दें तो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट होता है, और आंसर तो हमें दिया है a डिटर्मिनेंट इज -7, मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। बट अगर आपने वो लाइन मिस कर दी तो आप लोग नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं, हर टीचर यही आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि एनसीईआरटी में जो भी लाइन दी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पता नहीं एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनने हैं वो कहाँ से बीच से पूछ लेंगे, बट अगर आपने एक एक चीज ढंग से पढ़ी है तो आप वो जो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एक दो पॉइंट्स मैंने और दिए हैं, जैसे यहाँ रिमार्क की बात करें, ये प्रॉपर्टी, आप फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे देखो दिया है, by this property we can take out any common factor from any one row or any one column of given determinant। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बट हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई लाइन हमें समझ नहीं आई हम उसको स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं बिना ये चेक किए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है। अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन में क्या बोला है कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हो, बट ध्यान से देखो किसी एक रो से, यानी अगर आपको 3 रोज दी हैं, तीनों रोज से कुछ कॉमन लेना होगा तो वो 3 बार कॉमन आएगा, एक रो से एक बार कॉमन आएगा। इसी पे बेस्ड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं 2020 में आया है, चेक करो क्वेश्चन नंबर 2। इफ A is 3/3 मैट्रिक्स सच दैट A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 8 दे दी और आपसे पूछ लिया 3 into A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ एक बच्चे अगर प्रॉपर्टी ध्यान से नहीं पढ़ी है तो वो लोग क्या करेंगे, 3 बाहर आ गया और A डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, बी ऑप्शन करेक्ट करके आ जाएंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कोई भी मैट्रिक्स जितनी उसमें रोज हैं उतनी बार कोई नंबर कॉमन आता है। तो A मैट्रिक्स जो है उसमें क्लियरली दिया है कि 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, यानी अगर हमने 3 into A फाइंड करना है उसका डिटर्मिनेंट, तो 3 कितनी बार कॉमन आएगा डिटर्मिनेंट से, 3 बार।
फर्स्ट रो से भी कॉमन आएगा, सेकेंड रो से भी आएगा, थर्ड रो से भी कॉमन आएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 3 raised to power 3 into 8 determinant, that means 260. So answer is D option. इसलिए एनसीईआरटी की बुक का एक एक लाइन पढ़नी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नो डाउट क्लास में हम लोग आप लोगों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करवाते हैं, बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब रिवाइज भी करोगे, आप सिर्फ एक्सरसाइज पे जंप करोगे, क्वेश्चन कर लिए और आपको लगता है कि हमारा ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया, बट आपको एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। अगेन किसी भी लाइन में कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो उस डाउट को पहले क्लियर करो, फिर नेक्स्ट पे मूव करो, छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे रिवीजन आप लोगों के लिए है कि रिवीजन इज मस्ट, और वो भी मैथ्स के केस में रिवीजन मीन्स रिटन प्रैक्टिस, राइट। सिर्फ आपको पढ़ के तो कभी मैथ्स करना ही नहीं है कि आप सोचो कि मैं सिर्फ लास्ट में एक बुक खोलता हूँ और उससे देख देख के क्वेश्चन हो गए, वो पेपर में कभी नहीं होंगे आपके। इसलिए हमेशा लिख के क्वेश्चंस देखने हैं। हाँ, फाइनल में आप ऐसे कर सकते हो कि आपके क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी क्लास में भी मोस्टली यही प्रेफर करती हूँ बच्चों को बोलना कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम पे हम एक एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। नो डाउट जब एग्जाम का टाइम होता है हम रिवाइज करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करें। तो जिस टाइम हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उस टाइम जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि इसमें कुछ पॉइंट ऐसा है जो स्पेशली ध्यान रखने वाला है, उसको अपनी बुक में हल्का सा मार्क कर लो, ताकि जब भी आप रिवाइज करो, स्पेशली उस क्वेश्चन को देख के रिवाइज करो, उस क्वेश्चन को स्पेशली आप करो जो भी आपका डिफिकल्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसलिए उसको मार्क करते चला करो जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जिस टाइम हम कर रहे होते हैं उस टाइम हम एक एक क्वेश्चन करते हैं, बट रिवीजन के टाइम पे 30 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसको सारे क्वेश्चन रिवाइज करें, इतना टाइम नहीं होता है। तो स्पेशली वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं उनको मार्क कर लो, और रिवीजन के टाइम पे उनको लिख के जरूर देखो क्वेश्चन को। Next point is give 10 to 15 minutes daily for quick revision of important points and formulas before going to bed. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूलों को कभी भी इस वे में नहीं देखना है कि वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। और सब्जेक्ट में आप इतना कुछ याद रखते हो, तो मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूले हैं याद रखने के लिए, और वो भी सिर्फ आप लोगों का ऐसा नहीं है कि बर्डन आप पे डालने के लिए वो फॉर्मूले बने, आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए वो फॉर्मूले बने। हर फॉर्मूले का एक लॉजिक है, बट एक लॉन्ग मेथड होता है, इसलिए आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बता दिया जाता है कि उस फॉर्मूले से आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले जो हैं एक्चुअल में आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों का बर्डन इंक्रीज करने के लिए नहीं है कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इस तरह से लर्न करो कि ये आप लोगों की कैलकुलेशन को ईजी करेंगे, फास्ट करेंगे, राइट। और डेली आपको क्या करना है, रात को जब आप सोने जा रहे हो तो कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ चार्ट बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, उनको लगा दिया, बस कहीं पे भी आपने वो फॉर्मूले लिखे हैं, एक बार रात को सोने से पहले 10-15 मिनट उन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे उतने ज्यादा टाइम तक आपको वो याद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी लाइफ वो रिवाइज करने पड़ते हैं, आपको सिर्फ कुछ टाइम है, अगर उतने टाइम तक आप उसको डेली रिवाइज करते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर्मूलों को रिवाइज करने के लिए कि आप उनको फनी थिंग से रिलेट करके याद रख सकते हो। ये चीज सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूलों के लिए नहीं, ये आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि उसमें कुछ याद रखना पड़ रहा है और आपको डिफिकल्टी हो रही है, उसको किसी फनी थिंग से रिलेट करो। मैं 10th क्लास की बात करूं, 10th क्लास में अगर यहाँ बच्चे हैं 10th क्लास के और 11th 12th के, वो भी एग्री होंगे, मैक्सिमम ने ये फॉर्मूले ऐसे ही याद किए होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, और ये फॉर्मूले क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग लगते हैं एक्चुअल में ये, तो हम इसको पैटर्न से याद रख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस इतने इजी वे से सिर्फ एक लाइन से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं P/H आएगा या B/H आएगा, इस लाइन से, सिर्फ इस लाइन से ये फॉर्मूले इतने इजी हो जाते हैं कि हमें याद करने की भी जरूरत नहीं होती है, और इतनी डिफिकल्ट चीजें भी हमें याद हो गई होती हैं। 11th क्लास की, 12th क्लास की अगर मैं बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको ट्रिक से याद करवाए हैं। अगर आप ट्रिक से याद करते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग वो फॉर्मूले याद रहते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, आप कोई भी फनी वे से रिलेट कर सकते हो, हमें थोड़ी दूसरों को बताना है, हमें तो खुद वो चीजें याद रखनी है। तो आप किसी भी चीज से उस चीज को रिलेट करके याद रख सकते हो, बहुत इजी हो जाता है फॉर्मूलों को ऐसे लर्न करना। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज
जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ ली है, डेली आपने हर क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करके देखा है, उसके बाद क्या है कि जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या है, अपने आप को चेक करने की कि जब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या करो, प्रीवियस पेपर उठाओ और उनको सॉल्व करो। चेक करो जरा कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए हैं और कौन से कॉन्सेप्ट है जिन पे अभी भी आपको काम करना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पेपर्स उठाओगे आपको अपने आप पता चलेगा कि मेरे को इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, इस चैप्टर के क्वेश्चन अभी भी मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को दोबारा से जाके रिवाइज कर सकते हो। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, क्योंकि अब आपको पता है टर्म 1 का जो एग्जाम है वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड आएगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यूज के लिए ये नहीं सोचना है कि अगर एमसीक्यूज हैं तो हम एक ऐसी बुक ले लेंगे लास्ट में कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन होंगे और उनको रीड करेंगे और हमारा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको पहले एनसीईआरटी अपना जो बेसिक है वो क्लियर करना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता सीबीएसई में कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा और फिर क्वेश्चन जहां मर्जी से आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम बाद में करते हैं, पहले हम अपना जो एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक दिए हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों को क्लास में भी इसीलिए सारी चीजें डिटेल में करवाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, डिटेल में वो टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा है ताकि एमसीक्यूज के क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सको। आफ्टर दैट, बिलीव दैट यू कैन। अपने ऊपर इतना ट्रस्ट रखो, हर एक बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो 10th क्लास में पहुंच गए और उनका ये माइंडसेट है कि मैं अब तो करना चाह रहा हूँ बट मैंने 9th तक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अब कैसे कर सकता हूँ, या 12th क्लास के बच्चे ये सोचें कि मेरे 11th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए, 10th में नहीं आए तो अब 12th में कैसे आ सकते हैं। जब भी आप सोच रहे हो कुछ अच्छा करने की, आप तब से स्टार्ट करो, आप सब कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना है कि जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं किया है या 10th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नहीं कर सकता, वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, आप कितनी प्रैक्टिस अपने डेली रूटीन में देते हो मैथ्स के लिए, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखो, प्रॉपर डाइट लो, एक्सरसाइज करो, गेम्स खेलो, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, आपकी नींद पूरी हो, बी कॉन्फिडेंट, अवॉइड ओवर एंड अंडर कॉन्फिडेंस। ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है क्योंकि उस चक्कर में आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। अंडर कॉन्फिडेंस में आप कोई चीज करोगे तो डर डर के फिर वो मिस्टेक होगी, इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है। ज्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है और कम कॉन्फिडेंस भी नहीं। So that's all from my side. Okay, thank you everyone. Thank you, ma'am, Kiran ma'am, for this such a wonderful presentation you have shown here. So many things you have cleared to students, and I hope that they will get something worth from your presentation there. Here I must stress on three words, you have said that be positive, right? Students, you have to be positive and be confident. As she said that do not overconfident and do not underconfident. You have to be confident, okay? And hard work. If you will follow these three words, if you will stick to these three words, then 100% you will get success in your exams and everywhere, right? So don't take math as a phobia. Eliminate your phobia, okay? And whatever your resource persons today they have told you, they have shown you in this presentation, in this webinar, you have to follow that. And still, if you have any query related to anything, you can contact to these persons, right? So at last, first of all, I thank our school management to organize such a wonderful webinar for you, and resource persons that are sparing their time to bring something worthful, fruitful for you all. And at last, you all, the students, I can see that so many students are there till the end of this webinar. So I want to thank you all for your patience, for your listening carefully. And I hope you will apply all these things in your life, right? So till then, till next webinar, okay, take care and goodbye. Thank you, everyone.